हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि चैप्टर 1 विलियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है आज? राउल्ट का नियम। ठीक है, ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। तो आज हम देखेंगे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन का राउल्ट का नियम, जो हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होती है। कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई वैद्युत अनअपघटे पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसको एक हम डायग्राम के थ्रू। तो देखिए कि एक हम जार लेते हैं, एक हमने क्या ले लिया, जार ले लिया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, विलायक, मतलब ये हमारा क्या है, पानी है। ये है हमारा विलायक। ठीक है, अब विलायक में हम वैद्युत अनअपघटे पदार्थ को मिलाएंगे। वाष्पशील, अवाष्पशील, वैद्युत अनअपघटे पदार्थ को मिलाएंगे। वैद्युत अनअपघटे पदार्थ हमारा कौन सा हो गया, लाइक हमारा यूरिया हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वैद्युत अनअपघटे हो, जिसमें धारा नहीं बह सकती। अब हमारा NaOH ले लेंगे हम, NaOH, या कुछ भी हम ऐसा फॉर्मूला ले लें जिसमें धारा बहती है, लेकिन वैद्युत अनअपघटे और जिसमें धारा नहीं बहती है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा वाष्प दाब क्या होगा, हमारे वाष्प दाब में क्या होगा, क्या कमी आएगी हमारे वाष्प दाब में। तो हमारा वाष्प दाब जो होगा आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। हमारे वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में हमारा क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे ये जो है, हमने आपको बताया कि हमने एक जार लिया, इसमें विलायक है। ये पूरी हमारी डेफिनेशन के ही अकॉर्डिंग है। आप इसको याद करेंगे तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे ये जो हम इसमें अवाष्पशील अनअपघटे डालेंगे तो इसमें जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे कोई चीज़ हम बॉयल कर रहे हैं, हम कोई चीज़ उबाल रहे हैं, अब वो जब बहुत उबाल जाएगी, अब हम उसमें कोई भी अवाष्पशील विलेय उसमें हम डालेंगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। तो अब हम देखेंगे कि जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा तो विलेय के मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वैद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज के मोल अंश क्या देते हैं, या मोल प्रभाज उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। अब हम इसको देखेंगे कि वाष्प दाब
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है, आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल्स टू विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। हमारी यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते कि विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। ठीक है, हम देखेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। अब हम इसको ऐसा फॉर्मूला बनाकर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, P नॉट इज इक्वल्स टू N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही हमारा क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला। तो हम देखेंगे अब इसका राउल्ट का नियम जो है, हम देखेंगे तनु विलयन के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है हमसे। तो तनु विलयन के लिए हम देखेंगे, तनु विलयन के लिए, ठीक है। तो तनु विलयन के लिए हम ले लेंगे n प्लस n कैपिटल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल N। तो हमारा फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू n आ जाएगा हमारा। अब हमारा n जो था, अब हमने पीछे देखा था कि n जो था n अपॉन n प्लस n, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल n आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल n था ना प्लस में हमारा वहाँ, तो हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कैपिटल n आ जाएगा। तो कैपिटल n फिर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू W अपॉन M। हम यहाँ पर भार, अणु, ये सब भी हमें लेना होगा, तो हम लेंगे अपॉन, नहीं सॉरी M नहीं लेंगे, यहाँ पर हम W लेंगे। क्या लेंगे, कैपिटल W। कैपिटल W क्या होता है, हमारा विलायक का भार अपॉन कैपिटल M ले लेंगे यहाँ पर। अब हम इसका मेन फार्मूला यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कैपिटल M। अब हम इसका मेन फार्मूला जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, अब हमारा ये अपॉन में है तो हमारा यहाँ पर ये पहले तो हम ये लिख लेंगे W। अब हम M हमारा जो है अपॉन में है, तो इसको भी हम यहाँ स्मॉल m जो है हमारा अपॉन में, तो इसको हम यहाँ ये वाला जो है हमारा पार्ट, ये हम पूरा यहाँ पर सेम लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो है कैपिटल M जो है हमारा किस में है, अपॉन में है, तो उसको हम कहाँ पर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और जो हमारा कैपिटल W है वो कहाँ पर है, ऊपर है, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम का ये हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि राउल्ट के नियम का जो मेन फार्मूला है, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू M कैपिटल M अपॉन W। तो अब हम देखेंगे कि ये सब होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि P नॉट क्या होता है हमारा, तो P नॉट हमारा क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है P नॉट। और एंड पी एस क्या होता है हमारा, विलयन का वाष्प दाब होता है। क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, पी एस होता है। अब स्मॉल w क्या होता है हमारा, विलय का भार। स्मॉल w क्या होता है हमारा, विलय का भार होता है। ठीक है, और स्मॉल m क्या होता है हमारा, विलय का अणुभार। ठीक है, तो अब हमारा कैपिटल W क्या होगा, कैपिटल W हमारा होगा विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार। अब कैपिटल M क्या होगा हमारा, विलायक का अणुभार। ठीक है,
तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसका पूरा फार्मूला समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ कि तनु विलयन के लिए हम क्या लेते हैं, n प्लस एन इज इक्वल्स टू एन आ जाता है हमारा। फिर हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन माइनस एन आ जाएगा। अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम एंड डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो ये हमारा राउल्ट का जो होता है फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, जो मेन फार्मूला होता है राउल्ट का। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट तो इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये हमारा ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। तो अब ये जो माइनस जो हमारे अपॉन में है वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो इसको हम अपॉन में लिख देंगे, तो एम अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा। और ये सब मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा आपको कि ये पी नॉट क्या होता है, पी नॉट पी एस क्या होता है, डब्ल्यू एम कैपिटल डब्ल्यू, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि ये वाला जो फार्मूला हमने कराया है, ये जो है ये वाज दाग में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम सिर्फ इसी के लिए ही यूज़ में आएगा। बाकी ये जो फार्मूला है राउल्ट का नियम, ये सिर्फ तनु विलयन के लिए ही यूज़ में आएगा। ये कौन सा विलयन के लिए यूज़ में आएगा, तनु विलयन के लिए। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ये इसमें n प्लस एन इज इक्वल्स टू एन, ये जो फार्मूला लगा के हमने ये राउल्ट का नियम निकाला है वो सिर्फ तनु विलयन के लिए ही हमने निकाला है। तो ये राउल्ट का नियम किस चीज़ के लिए, तनु विलयन के लिए। और वो वाला राउल्ट का नियम जो है हमारे विलय के मूल प्रभाज के जो बराबर होता है वो उस चीज़ के लिए है। तो देखिए लास्ट में हम क्या देखेंगे, राउल्ट के नियम की सीमाएं, क्या इसके क्या क्या सीमाएं होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। बाकी तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आ ही चुका है। तो अब हमें लास्ट में क्या देखना है, राउल्ट के नियम की सीमाएं देखना है। तो फर्स्ट हमारी क्या होगी, फर्स्ट हमारी होगी कि ये तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, ये है तनु के ये तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। और सेकेंड हमारा क्या होगा, ये वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ये किस पर लागू होता है, ये वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। मतलब जो हमारा आवासशील अवघटक होते हैं, अनअपघटक वैद्युत आवासशील वैद्युत अनअपघट्य होते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यानी चीनी, इन सब चीज़ों पर जो होता है इन विलयन पर जो होता है लागू होता है। हमारा राउल्ट के नियम जो होता है ये वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज एंड ऑल। ओके, सो थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये आवासशील पदार्थ पर ही लागू होता है। जब हमने कोई भी विलयन में कोई भी पदार्थ डाला है तो वो कौन सा होता है, आवासशील ही होता है। तो ये आवासशील पदार्थ पर लागू होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इसमें ताप जो होता है स्थिर होता है, मतलब रुका हुआ होता है, मतलब ना बढ़ता है और ना घटता है। इसमें ताप कैसा रहता है, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। इसमें ये कह रहे कि इसमें ताप जो है स्थिर होना चाहिए, इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। इसमें ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि राउल्ट के नियम में क्या होता है कि ये तनु विलयन पर लागू होता है, और ये वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, ये आवासशील पदार्थ पर लागू होता है, और इसमें ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए।
तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, राउल्ट का नियम। इसमें हमारी पूरी डेफिनेशन आएगी कैसे ये वर्क करता है। तो फिर और इसके लिए हमारा वाशदाब का आपेक्षिक अमन जो क्या होता है वो विलय के किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन तनु विलयन के लिए हम ये n प्लस एन इज इक्वल्स टू कैपिटल M वाला हम जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको हम डेरिवेशन में डेरिवेट करेंगे तो हमारा ये जो आ जाएगा पूरा फॉर्मूला राउल्ट का नियम, ये किस चीज़ के लिए हो जाएगा, तनु विलयन के लिए हो जाएगा। और ये किस किस P नॉट किसके लिए होता है, P(S) किसके लिए होता है, ठीक है। देन हमारी आ जाएंगी कि राउल्ट की सीमाएं। राउल्ट की सीमाएं कैसी होती हैं, क्या क्या इस पर लागू होता है, क्या चीज़, जैसे मैंने अभी आपको पूरा ये टॉपिक अच्छे से समझाया है। तो हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है, ये पूरा जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके बाय।